गुड इवनिंग मित्रों। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मित्रों, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल पढ़ा था एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की एजेंसियां में हम लोगों ने पढ़ा था स्कूल, परिवार, सामुदायिक गतिविधि केंद्र, हॉबी क्लब, इन सभी के बारे में। ठीक ना? तो आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? इमरजेंस ऑफ जेंडर रोल्स, जेंडर भूमिकाओं का उद्भव। इमरजेंस ऑफ जेंडर रोल्स, लैंगिक भूमिकाओं का उद्भव। ठीक ना? ये हमें पढ़ना है। उद्भव का अर्थ होता है दोस्तों जन्म। ठीक ना? जब समाज में लैंगिक भूमिका यानी मेल फीमेल आए तो किन कल्चरों का जन्म हुआ, कैसी संस्कृतियों का जन्म हुआ, और उन संस्कृतियों में मेल और फीमेल यानी जेंडर की क्या भूमिका है, यही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ठीक ना? आज के वीडियो में हमें पढ़ना है कि लिंग के आधार पर क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव। ठीक ना? इसका हिंदी में अर्थ होता है अंतः संस्कृति। ठीक ना? यानी कि अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरी संस्कृति को सीखने में जेंडर की क्या भूमिका होती है, उसी को इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव का हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन है। ठीक ना? हम अपने कल्चर के साथ किसी दूसरे कल्चर की तुलना करते हैं, या उसको फॉलो करते हैं, या उसको लर्निंग यानी सीखते हैं, या उसको ग्रहण करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, क्रॉस कल्चर कहलाता है। ठीक ना? हम अपने कल्चर के साथ हम अपने कल्चर के साथ किसी दूसरे कल्चर की तुलना करते हैं, या उसको फॉलो करते हैं, सीखते हैं, या उसको एडॉप्ट करते हैं, तो क्रॉस कल्चर कहलाता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग किस कल्चर में पले बड़े हैं और किस कल्चर को सीखते हैं। तो आपको पता होगा हम लोग भारतीय संस्कृति में पले बड़े हैं और भारतीय संस्कृति को सीखते हैं। लेकिन आप लोगों को मित्रों ये भी भली बात ही पता होगा कि भारतीय संस्कृति सिर्फ भारतीय संस्कृति ही नहीं है। यहाँ पे पाश्चात्य पाश्चात्य संस्कृति भी देखने को मिलती है, यानी कि वेस्टर्न संस्कृति भी देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि मान लीजिए आप गोवा में चले जाए, तो गोवा में क्या है, भारतीय संस्कृति तो देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे कई साल तक पुर्तगालियों का भी शासन रहा था। तो वहाँ पे एक घुली मिली संस्कृति देखने को मिलती है। वहाँ पे भारतीय संस्कृति के साथ साथ आपको पुर्तगालियों की भी संस्कृति देखने को मिलती है। तो यही कहा जा रहा है कि हम अपने कल्चर के साथ यानी अपने संस्कृति के साथ जब दूसरे की संस्कृति को भी सीखते हैं, या अपनी संस्कृति से उस संस्कृति की तुलना करते हैं, या दूसरे संस्कृति को फॉलो करते हैं, या उसको ग्रहण करते हैं, तो क्या कहलाता है? क्रॉस कल्चर। या मान लीजिए कि वेस्टर्न वाले ही, जो पाश्चात्य वाले ही थे, या जो पुर्तगाली ही थे, वो भारतीय संस्कृति को भी तो थोड़ा बहुत एडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि वो भारत में थे। तो यदि वो भी हमारी संस्कृतियों को सीखते हैं तो भी क्या कहलाएगा? क्रॉस कल्चर उनके लिए कहलाएगा। ठीक ना? तो इसका परिभाषा क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम अपने कल्चर के साथ किसी दूसरे की कल्चर की तुलना करते हैं, या उसको फॉलो करते हैं, या उसको लर्निंग करते हैं, या उसको ग्रहण करते हैं, क्रॉस कल्चर कहलाता है। मान लीजिए जापान वाले यदि भारत की संस्कृति को सीखने का प्रयास करते हैं, या जापानीज संस्कृति से भारतीय संस्कृति की तुलना करते हैं, तो जापान वालों के लिए क्या होगा? वो क्रॉस कल्चर होगा। यदि भारत वाले जापान की संस्कृति को सीखने का प्रयास करते हैं तो भारत के लिए वो क्रॉस कल्चर होगा। ठीक ना? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और आप लोग सब्र रखें, आगे वीडियो देखते देखते आपको हर चीज़ का क्लियर मीनिंग पता चल जाएगा। क्रॉस कल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्रॉस कल्चर का शाब्दिक अर्थ है अपनी संस्कृति से परे, यानी अपनी संस्कृति से उठकर जब हम दूसरे संस्कृति को सीखने की बात करते हैं तो क्रॉस कल्चर कहलाता है। ठीक ना? तो क्रॉस कल्चर को समझने के लिए मित्रों सबसे पहले हमें कल्चर को समझना होगा कि संस्कृति किसे कहते हैं। जब संस्कृति जानेंगे तभी तो क्रॉस कल्चर जानेंगे। जब हम ए को ही नहीं जानेंगे तो फिर बी कैसे जानेंगे? ठीक ना? तो बी को जानने के लिए हमें ए को जानना होगा। उसी प्रकार यदि हमें क्रॉस कल्चर को समझना है तो हमें कल्चर को समझना होगा। तो कल्चर के बारे में परिभाषा देख लेते हैं। एक ऐसा तत्व कौन? कल्चर। ठीक ना? तत्व कल्चर, यानी कि कल्चर एक तत्व है। ठीक ना? तो एक ऐसा तत्व जो ऊंचाई यानी कि आपकी प्रतिष्ठा, ऊंचाई, व्यवहार, लक्ष्य, मूल्यों
स्वभाव का वर्णन करती है या दिखलाती है, वो स्वभाव और मूल्य किसके स्वभाव और मूल्यों का वर्णन करती है, चाहे फिर वो संस्थाएं हों या संगठन हो या समूह हो, वो क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसा तत्व जो ऊंचाई, व्यवहार, लक्ष्य, मूल्यों, स्वभाव का वर्णन करती है। किनके स्वभावों का वर्णन करती हैं, वो संस्थाओं का कर सकती हैं, संगठन का कर सकती हैं, समूह का कर सकती हैं, व्यक्तियों का कर सकती हैं। तो व्यक्तियों के व्यवहार, लक्ष्य, मूल्य, स्वभाव को जो चीज़ वर्णन करती है, जो डिफाइन करती है, वो तत्व क्या कहलाता है, इट्स एलिमेंट इज कल्चर। वो तत्व क्या है, कल्चर है, ठीक ना। कल्चर वर्ड जो था वो एक लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई थी। वो लैटिन वर्ड क्या है, कल्चरा, ठीक ना। कल्चरा एक लैटिन वर्ड था जिससे कल्चर की उत्पत्ति हुई थी, ठीक ना। तो कल्चर की हम विशेषता जान लेते हैं कि कल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक ना, क्या उसके तत्व होते हैं। तो कल्चर की सबसे पहली विशेषता क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे भारत में कल्चर की क्या विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे भारत में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उन्हीं जो अनेक प्रकार की जो संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, वो सारी अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ क्या होती हैं, एक सूत्र में बंधी होती हैं। कैसे सूत्र में बंधी होती हैं, एक सूत्र में बंधी होती हैं, यानी उनमें अनेकता नहीं होता है। तो इस आधार पर कल्चर की एक विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का हिंदी में अर्थ है भाईचारे की भावना। कल्चर की एक विशेषता है भाईचारे की भावना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू धर्म की अलग संस्कृति है, मुस्लिम धर्म की अलग संस्कृति है, सिख धर्म की अलग संस्कृति है, ईसाई धर्म की अलग संस्कृति है, लेकिन क्या है, सब आपस में सूत्रीकरण है, एकत्रीकरण है, ठीक ना। तो भाईचारे की भावना भी संस्कृति में देखने को मिलती है। क्यूमिलेटिव। क्यूमिलेटिव का हिंदी में अर्थ होता है संचयी। संस्कृति क्या है, संस्कृति में एटीट्यूड समाहित होता है, एम यानी उद्देश्य समाहित होता है, नेचर स्वभाव समाहित होता है, इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, मूल्य आपका समाहित होता है, ठीक ना। फिर अगला क्या तत्व है, यूनिवर्सल ट्रूथ। कल्चर का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य को भी कल्चर कहा जाता है। क्या है, हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसको सारे हिंदू मानते हैं, यानी उसका सामान्यीकरण सब हिंदुओं पे किया जा सकता है, ठीक ना। तो एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है संस्कृति जिसे कि उस समूह के लोग फॉलो करते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग। संस्कृति आपका आर्ट ऑफ लिविंग भी है। संस्कृति से हमें जीवन जीने की कला का पता चलता है। जैसे एक सरदार आपके सामने पगड़ी वगैरह बांध के आ जाता है तो उसके आप वेशभूषा से, उसके जीवन जीने की कला से आप बता देते हैं कि ये सरदार है। एक मुस्लिम आ गया तो दाढ़ी मूंछ बड़ा है, टोपी पहना है, तो आप उसके जीवन जीने की कला से क्या बता देते हैं, ये मुस्लिम है। तो ये आपका आर्ट ऑफ लिविंग में आ जाएगा कि उनका रहन सहन, जीवन जीने की कला कैसी है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या आते हैं, प्रिजर्व वैल्यूज, पुराने गुण। अब क्या होता है, जैसे देखिए आप लोगों ने सुना होगा जब कोई भी भारतीय व्यक्ति या फिर किसी भी देश का कोई व्यक्ति जब किसी चीज़ की अवहेलना करता है, यानी अपनी संस्कृति से दूर जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम हनुमान चालीसा हमारे बगल में कोई पढ़ रहा है और अगर उसके आसपास के लोग मतलब कि हंस दे रहे हैं या फिर सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो जो सम्मान व्यक्ति नहीं कर रहा है उसको कुछ लोग आकर क्या बोलते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को याद करो, तुम अपने संस्कृति को लांघ रहे हो, तुम अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। अगर यदि कोई यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो तुम्हें चुपचाप सीरियस करना होना चाहिए। या आप बेहतर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपके आसपास में राष्ट्रगान होता है तो सब एक जैसी मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो यदि राष्ट्रगान की कोई अवहेलना करे तो उसको क्या बोलते हैं कि अपने तुम पुराने मूल्यों को याद करो, हमारे देश के क्या मूल्य, हमारे राष्ट्र के क्या मूल्य हैं। तो संस्कृति उसमें भी काम आती है। संस्कृति हमारे पुराने मूल्यों को जीवित रखने के लिए भी उपयोगी है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, शेयर्ड एंड ट्रांसमिटिव। संस्कृति क्या है, संस्कृति को आप अपने पास ही नहीं रख सकते। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है ना, जब शेयर करेंगे तभी वो संस्कृति का रूप धारण करेगी, ठीक ना। तो संस्कृति एकत्ववाद नहीं है, संस्कृति मतलब सभी के पास है, ठीक ना। संस्कृति शेयर किया जाता है, ट्रांसमिटिव है। जैसे कि मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, व्यायाम की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत से हुई। गौतम बुद्ध ने
गौतम बुद्ध भगवान ने व्यायाम पे जोर दिया। आज व्यायाम क्या होता है, सभी देशों में लोग उसको फॉलो करते हैं। संस्कृति को सिर्फ एक देशों में फॉलो नहीं किया जाता है, कई देशों के लोग उससे फॉलो करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्या होता है, सारे देश में मनाया जाता है, ठीक ना। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे या शायद उनके मृत्यु वाले दिन पे, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, उससे मनाया जाता है, ठीक ना। तो जो संस्कृतियां हैं उसे एक देश नहीं बल्कि कई देशों के लोग फॉलो करते हैं, ठीक ना। तो उसके बाद क्या है, लर्नेड एंड एक्वायर्ड। संस्कृतियों को क्या होते हैं, लोग सीख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक ना। आगे क्या है, चेंजेबल प्रोसेस। संस्कृति क्या है, एक जैसा नहीं रहता है। संस्कृति एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जनरेशन के हिसाब से ना संस्कृति बदलते जाती है, ठीक ना। पहले के जो लोग थे कैसा गाना सुनना पसंद करते थे, लेकिन आज जनरेशन के हिसाब से लोग हनी सिंह के गाने, मीका सिंह के गाने, अरिजीत सिंह के गाने सुनना पसंद करने लगे हैं। और पहले लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, इन सब के गाने हमारे दिलों में बसा करते थे। तो संस्कृति क्या है, एक जनरेशन के हिसाब से उसमें मॉडिफाई होता रहता है, वो परिवर्तनशील प्रक्रिया है, चेंजेबल प्रोसेस है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, द बेस्ड ऑन कस्टम। संस्कृति क्या होती है, द बेस्ड ऑन कस्टम, प्रथा पर आधारित होती है। बिहार की अलग प्रथा है, राजस्थान की अलग प्रथा है। अरे हम तो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो जातियां हैं, उन जातियों के जो व्यक्ति हैं, सबकी अलग प्रथा है। किसी के घर में शादी कैसे होता है, किसी के घर में शादी कैसे होता है, ठीक ना। तो प्रथा पर आधारित एक तत्व है संस्कृति, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को संस्कृति का अर्थ एकदम अच्छे से पता चल गया होगा। अगर अब भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो कमेंट में फिर लिखिएगा, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे यूनिट का टॉपिक है, जेंडर रोल फॉर इमरजेंस। इमरजेंस का अर्थ होता है दोस्तों जन्म या उद्भव, ठीक ना। तो जेंडर रोल फॉर इमरजेंस, जन्म, ठीक ना। क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव, ठीक ना। क्रॉस कल्चर के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे जेंडर रोल, ठीक ना। क्रॉस कल्चर के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे कि जेंडर का क्या रोल है, ठीक ना। अपनी संस्कृति को दूसरी जगह फैलाना और दूसरी संस्कृति को ग्रहण करना क्या कहलाता है, जेंडर रोल फॉर इमरजेंस, ठीक ना। तो इस चीज़ में जैसे अपनी संस्कृति हम कुछ बनाए, उसको दूसरे देश के भी लोग फॉलो कर रहे हैं, और दूसरे देश की संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं, दूसरे देश की संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें जेंडर की भूमिका है कि नहीं, क्योंकि संस्कृति को फॉलो कौन करता है, जेंडर ही तो फॉलो करता है, ठीक ना। तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे, जेंडर रोल फॉर इमरजेंस, ठीक ना। इमरजेंस के अंतर्गत आपका आ जाएगा क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव्स, ठीक ना। इज कॉल्ड इमरजेंस ऑफ जेंडर रोल्स, ठीक ना। ये क्या कहलाता है, लैंगिक भूमिकाओं का उद्भव, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं तो क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव में पहला क्या आ जाएगा, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है पार सांस्कृतिक विचार। इसके अंदर क्या आता है, आज हमारे पास ऐसे माध्यम हैं जहां पर हम अपने देश में बैठकर कहीं भी विदेश में संवाद यानी बातचीत कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसे कई मीडियम है, ऐसे कई माध्यम हैं जिससे हम अपने देश में ही बैठकर दूसरे देश में भी या दूसरे संस्कृति के लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे मीडियम है हमारे पास, कम्युनिकेशन के ऐसे ऐसे साधन है, ठीक ना। दूसरा क्या आ जाता है, क्रॉस कल्चरल पेडागोगीज, पार सांस्कृतिक शिक्षा शास्त्र, ठीक ना। क्या होता है, इंडियन एजुकेशन अलग होता है, वेस्टर्न एजुकेशन अलग होता है, दोनों जगह शिक्षण विधियां अलग अलग प्रकार की अपनाई जाती हैं, ठीक ना। तो ये भी हमारा उसमें आ जाएगा। तीसरा क्या है, क्रॉस कल्चरल कंपनीज, ठीक ना। दूसरे देशों से हमारे देश में आने वाली कंपनियां, देखते हैं कि अभी तक तो भारत के बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अमेरिका वगैरह जाके अपनी कंपनी स्थापित किए हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि विदेश से हमारे भारत में कई लोग कंपनी डालते हैं, अच्छा खासा इनकम करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लीजिए सेजी कुरैशी, जो कि होंडा के क्या थे, चेयरमैन। होंडा तो आप लोग जानते ही होंगे, बाइक की एक कंपनी थी, तो होंडा के चेयरमैन थे। ये कहाँ के थे, जापान के थे। तो जापान से आके कहाँ अपनी कंपनी डाले, भारत में डाले, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कल्चरल कंपनीज, ठीक ना। अगला क्या है, क्रॉस कल्चरल स्टडीज। एजुकेशन
मेथड्स एडॉप्ट, जैसे इसमें क्या होगा, स्टडीज में क्या होगा कि भारतीय शिक्षण विधि कुछ अलग है और वेस्टर्न शिक्षण विधि कुछ अलग है। जब आप बीएड पढ़ रहे हैं, आप बीएड के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि भारत में हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन मेथड्स को भी पढ़ते हैं कि पाश्चात्य जो शिक्षा के दार्शनिक थे उन्होंने क्या शिक्षण विधियां दिया हैं, उनको हम पढ़ते हैं, अपने पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं ऐड भी करते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ क्या कहलाएगा, क्रॉस कल्चरल स्टडीज, ठीक ना। उसके बाद अगला टॉपिक है क्रॉस कल्चरल सिनेमा। हिंदी मूवी का आप लोग देखे होंगे थीम्स अलग होगा, इंग्लिश मूवी का थीम्स अलग होगा, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस कल्चरल सिनेमा। अगला क्या है, क्रॉस कल्चरल राइटर्स। राइटर्स में क्या है, हिंदी के कुछ राइटर हैं, मुंशी प्रेमचंद्र गोदान लिखे हैं, निर्मला लिखे हैं, तो क्या इसको सिर्फ भारत में ही पढ़ा जाता है, दूसरे देशों में भी पढ़ा जाता है। तो ये किस लेवल पर आएगा, क्रॉस कल्चरल राइटर्स, ठीक ना। इंग्लिश के कुछ राइटर हैं जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम शेक्सपियर्स का आप कुछ पोएट्री पढ़े होंगे, इंग्लिश के इंटर के आपके सिलेबस में होगा, तो वो क्या अपने देश भारत के हैं, विदेश के ही तो हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। तो हम लोग उनकी संस्कृति को अपनाते हैं, उनके तत्वों को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस कल्चरल राइटर्स, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्रॉस कल्चरल थिएटर एंड डायरेक्टर। आपको पता है कि इंडिया के थिएटर और डायरेक्टर अलग टाइप के हैं और वेस्टर्न के भी डायरेक्टर और थिएटर अलग टाइप के हैं। अगला क्या है, क्रॉस कल्चरल म्यूजिक। इंडिया में कैसा किस किस सिंगर का म्यूजिक सुने हैं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। और वेस्टर्न में आप वेस्टर्न का म्यूजिक भारत में सुना जाता है कि नहीं, सुना जाता है ना, जैसे द किव, मुमफोर्ड एंड सन्स 2010 में आया था। और जो इंडिया के लता मंगेशकर की जो आवाज़ है, लता मंगेशकर जी की आवाज़, क्या भारत में ही सुना जाता है, बल्कि कई देशों में भी सुना जाता है। तो मतलब हमारे देश के जो संस्कृतियां हैं, अगर उसको दूसरे देश में सुना जाता है, फॉलो किया जाता है, और दूसरे देश की जो संस्कृति है उसको हम फॉलो करते हैं, हम सुनते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाता है, इसमें जो भूमिका होती है जेंडर की, उसको मिला के हम क्या कहते हैं, इमरजेंस ऑफ जेंडर रोल्स, क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव, ठीक ना। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गया होगा और आपको वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक ना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, तो फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप एक बीएड के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होती रहती हैं।